नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पुर्तगालियों के भारत में आगमन को देखा, उन परिस्थितियों को देखा जिसकी वजह से यूरोपीय भारत की तरफ आकर्षित हुए, भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग खोजने की उन्हें आवश्यकता पड़ी। हमने देखा कि बार्थोलोमो डियाज ने 1486 में केप ऑफ गुड होप की खोज करी, 1498 में वास्को डी गामा आया, फिर पेड्रो अल्ड्रिच कैब्रल 1500 में आया, 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया, 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई गई, 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। फिर हमने पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा और उसकी नीतियों को पढ़ा, अल्बुकर्क को पढ़ा। इसके साथ ही हमने नीनो डी कुन्हा के बारे में देखा और पुर्तगालियों के पतन के बारे में विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। यदि आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है। इस वीडियो के उपरांत भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पर देखिएगा जरूर दोस्तों, उससे अच्छे खासे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो। चलिए आज हम देखते हैं डचों का भारत में आगमन। अब आप देखिए कि 1498 में पुर्तगाली भारत में आए हैं। 1498 में वास्को डी गामा के रूप में पुर्तगाली भारत में आए हैं, लेकिन लगभग अगले 100 वर्षों तक कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में नहीं आ पाई। जब भारत के लिए नए व्यापारिक मार्गों को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस समय पुर्तगाल और स्पेन ने सबसे पहले प्रयास आरंभ किए। स्पेन का कोलंबस निकला था ना भारत की खोज में 1492 में, लेकिन भटक करके कहां पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और उसने अमेरिका की खोज करी। लेकिन स्पेन के द्वारा भी प्रयास किए गए थे। और जब वास्को डी गामा भारत से सामान लेकर के जब यूरोप पहुंचा और उसने 60 गुना फायदा कमाया तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया और धीरे धीरे पुर्तगाली भारतीय व्यापार में अपनी पकड़ बनाने लग गए। और यहां से जब माल ले जाकर के पुर्तगाल में बेच रहे थे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था और ये यूरोप के अन्य देश भी देख रहे थे। उसी में नीदरलैंड या हॉलैंड उस समय कहा जाता था, उसके व्यापारी भी थे जिन्हें डच कहा गया, तो वे व्यापारी भी देख रहे थे। अब उन व्यापारियों ने भी सोचा कि भैया हमें भी भारत का यदि मार्ग पता लग जाए, हम भी किसी प्रकार भारत तक यदि पहुंच जाएं तो भारत से माल खरीद करके लाएंगे और उस माल को हम भी बेचेंगे, हमें भी फायदा होगा। एक तो हमें पुर्तगालियों से महंगा माल नहीं खरीदना पड़ेगा, दूसरा इस माल को जब हम भारतीयों को बेचेंगे तो हमें यूरोप वासियों को बेचेंगे तो हमें मुनाफा भी प्राप्त होगा। तो डचों ने भी मार्ग खोजना प्रारंभ करा। लेकिन सोचिए, पुर्तगाली जिन्हें इतनी मुश्किल से कई अभियानों में विफलता हासिल करने के बाद मार्ग मिला था, तो डचों को इतनी आसानी से कैसे मिल जाता? डचों के सामने तो परेशानी दुगनी है। एक तो समुद्र की तूफानी परिस्थितियां, समुद्र की विपत्तियां, समुद्र की आफत, जो कि भारत जैसे अनजान देश तक, मार्ग तो अनजान है ना, वहां तक पहुंचना है, मार्ग पता नहीं है समुद्र में। दूसरी बात, समुद्र में पुर्तगाली बैठे हुए हैं और उनका पूरा प्रयास है कि कोई भी यूरोपीय शक्ति भारत तक व्यापारिक मार्ग की खोज न कर पाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो शक्ति भारत पहुंच करके पुर्तगालियों को चुनौती देगी, पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास करेगी। तो पुर्तगाली लगातार उस समुद्र में बैठ करके जो है किसी भी यूरोपीय शक्ति को पहुंचने नहीं दे रहे भारत तक। डचों ने भी कई अभियान भेजे हैं, लेकिन उनके जहाजों को या तो पुर्तगालियों द्वारा समुद्र में डुबो दिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, या फिर उनके मार्ग में भटकाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, पर किसी भी प्रकार उन्हें भारत तक पहुंचने नहीं दे रहे। पर कब तक रोकोगे किसी को? यदि कोई निरंतर प्रयास करता रहे, जैसे आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो कब तक किस्मत आपको रोकेगी? कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उसी प्रकार डचों को भी सफलता हासिल हुई, लेकिन भारत नहीं पहुंचे भी। 1596 में देखिए, पहला पुर्तगाली आपको याद है ना, वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा। लेकिन अक्सर हम डचों के विषय में पहले यात्री को जो भारत के पास या भारत के आसपास पहुंचा उसे हम भूल जाते हैं, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते, और एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये कार्नेलिस डी हाउटमैन नाम का व्यक्ति है, ये जो है
पश्चिम से होता हुआ पूर्व में पहुंचा, लेकिन भारत नहीं पहुंचा, बल्कि कहां पहुंच गया? इंडोनेशिया। केप ऑफ गुड होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बांटेन द्वीप पर पहुंचने वाला पहला डच यात्री था। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां है? अफ्रीकी महाद्वीप में। अफ्रीकी महाद्वीप में बिल्कुल अंतिम बिंदु है, जिसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी 1486 में पुर्तगाली बार्थोलोमो डियाज ने, और इसकी खोज के बाद ही भारत की खोज सुगम हो पाई। तो इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए कार्नेलिस डी हाउटमैन कहां पहुंचा? इंडोनेशिया पहुंचा। देखिए ये भारत है, यहां पर अंडमान निकोबार है, यहां कहीं इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया पहुंचा। तो इसी इंडोनेशिया से अब अगर भारत पहुंचेंगे तो कौन से तट पहले पड़ेगा? पूर्वी तट पड़ेगा या पश्चिमी तट पड़ेगा? तो भारत का पूर्वी तट पड़ेगा। तो इंडोनेशिया से होते हुए भारत के पूर्वी तट पर पहुंचे डच। कहां पहुंचे? कोरोमंडल तट पर। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं पुर्तगाली कौन से तट पर पहुंचे, तो देखिए पुर्तगाल यहां पर, देखिए बिल्कुल उसमें मत जाइएगा डिजाइन में, क्योंकि जगह यहां पे कम है, तो स्थिति की आप देखेंगे अब भारत नीचे है ऊपर है, वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे कहीं अफ्रीका है, ठीक है, तो यहां कहीं पुर्तगाल पड़ता है, तो यहां से अगर आएंगे तो पश्चिमी तट पर पहुंचेंगे ना दोस्तों, पश्चिमी तट पर पहुंचेंगे। मालाबार तट पर ये पहुंचे थे, कड़कड़ापु द्वीप के कालीकट में, केरल के कड़कड़ापु द्वीप के कालीकट पर पुर्तगाली पहुंचे थे। जबकि जो डच हैं वो भले ही यूरोप से आए हों, लेकिन डच कहां पहुंच गए? डच पहुंच गए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से होते हुए भारत आए हैं, तो इसका मतलब कौन से तट पर आएंगे? पूर्वी तट पर आएंगे। तो भारत के पूर्वी तट अर्थात कोरोमंडल तट पर पहुंचे। होता क्या है, यदि किसी को ये पूरी कहानी नहीं पता होती तो वो सोचते हैं यार डच आ रहे हैं यूरोप से तो पश्चिमी तट पर पहुंचे होंगे, लेकिन भारत में डच यूरोप से नहीं आए, बल्कि भारत में डच कहां से आए हैं? मसाला द्वीप इंडोनेशिया से। तो भारत के पूर्वी तट पर पहुंचे हैं डच, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कहां पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का समुद्री तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। डच कहां के हैं? तो हॉलैंड के निवासी हैं। मुझे लगता है आपको ये सारी स्थिति, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब फाइनली डच कहां है? भारत पहुंच गए हैं। जो 100 वर्षों का ये जो लंबा अंतराल था, जिसमें पुर्तगालियों ने उन्हें भारत का मार्ग नहीं खोजने दिया, पुर्तगालियों का ये प्रयास असफल हो चुका है। डच अब भारत पहुंच चुके हैं। तो दूसरी यूरोपीय शक्ति जो भारत पहुंची वो कौन सी थी? डच थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले भारत में, अगर मैं बात करूं आगमन की, सबसे पहले भारत में कौन आए, तो हम जानते हैं सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद हमने देखा कि डच आए हैं। आए हैं कि नहीं आए? और डचों के बाद आएंगे अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड के निवासी, और इनके बाद आएंगे डेनिस, और सबसे अंत में आएंगे फ्रांसीसी। इन सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे अंत में कौन आएंगे? सबसे अंत में आएंगे फ्रांसीसी। लेकिन जब मैं बात करूं कंपनी की स्थापना की, कंपनी की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा यहां पर डच और अंग्रेजों का क्रम बदल जाता है। यानी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई है, और फिर हुई है अंग्रेज कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी कंपनी की, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और फिर डच कंपनी की स्थापना हुई है। इसके उपरांत डेनिस कंपनी की, और सबसे अंत में हुई है फ्रांसीसी कंपनी की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि डचों की कंपनी बनी है 1602 में। ये लगभग साथ साथ ही आए हैं। इसी समय में अंग्रेज भी भारत में आ रहे हैं, जिस समय में डच भारत में आ रहे हैं। देखिए 1596 में पहुंचा इंडोनेशिया, और इसी बीच में वो भारत में आए, और 1602 में एक कंपनी स्थापित हो रही है। देखिए समझिए, 1596 में इंडोनेशिया पहुंच गए डच, 1602 में कंपनी की स्थापना हो रही है, और इसी 1602 में वो भारत पहुंचे हैं। कंपनी की स्थापना होने के बाद
भारत पहुंचे। कहां से पहुंचे हैं? तो इंडोनेशिया से पहुंचे। कौन से तट पर पहुंचे? पूर्वी तट पर। और इस 1602 के बाद आए हैं अंग्रेज भारत में, लेकिन अंग्रेजों की जो कंपनी है ना वो 1600 में बन गई है, यानी कंपनी तो उनकी पहले बनी है पर भारत में वे बाद में आए हैं। यानी अगर आने का क्रम पूछ ले आपसे भारत में तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। लेकिन यदि कंपनी की स्थापना का क्रम आपसे पूछे तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई है, फिर अंग्रेज कंपनी स्थापित हुई है, फिर डचों की कंपनी स्थापित हुई है, फिर डेनिश कंपनी स्थापित हुई है और फिर स्थापित हुई है फ्रांसीसी कंपनी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डचों की कंपनी कब बनी? डचों की कंपनी बनी है 1602 में। क्या नाम है कंपनी का? वेरिंगते ओस्ट इंडसे कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया, पूर्वी सामुद्रिक साम्राज्य। और डच कंपनी का क्या नाम है? वेरिंगते ओस्ट इंडसे कंपनी। और ध्यान रखिएगा ये विश्व की पहली संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी है, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। डचों के हॉलैंड में, इनके देश में कई छोटी कंपनियां थी। तो सरकार के प्रयास से एक सरकारी कंपनी, ये एक सरकारी कंपनी है, वेरिंगते ओस्ट इंडसे कंपनी की स्थापना की गई और इस कंपनी में उस देश की कई छोटी कंपनियों ने शेयर लगाया, अपना पैसा लगाया। तो ये संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी हुई कि नहीं हुई? जॉइंट स्टॉक कंपनी हुई। और ऐसा विश्व में पहले देखने को प्राप्त नहीं होता। तो यह विश्व की पहली संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए डच भारत में कब आए हैं? 1602 के बाद। कि इंडोनेशिया कब पहुंच गए? 1596 में। तो प्रारंभ में ये इंडोनेशिया तक ही रहे, ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया पहुंच के सीधे भारत आ गए। समय लगा है, 7-8 साल का समय भारत तक आने में। तो प्रारंभ में ये इंडोनेशिया के व्यापार तक ही सीमित थी। और इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया को कहते हैं मसाला द्वीप। तो डचों का जो इंटरेस्ट था वो मसाले में था, पर जब वो भारत पहुंचे तो वो सीधे पश्चिमी तट पर तो पहुंचे नहीं, केरल तो पहुंचे नहीं, केरल में होते हैं मसाले, और मसाले तो उन्हें इंडोनेशिया से बढ़िया प्राप्त हो ही रहे। तो भारत आने के बाद उन्होंने सोचा कि और क्या प्राप्त हो सकता है भारत से। तो उन्हें पता लगा भारत में सूती वस्त्रों का उद्योग है, जो कि स्थानीय उद्योग है, यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत बढ़िया मिलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अगर हम इस सूती वस्त्र को यहां से ले जा करके यूरोप में बेचें तो बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। तो वे पहली बार सूती वस्त्रों को लेकर के यूरोप में गए और यूरोप में इन्होंने सूती वस्त्रों से बहुत लाभ कमाया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में इससे पहले सूती वस्त्र बाहर नहीं जाया करते थे। मसालों का निर्यात तो पुर्तगाली बहुत समय से कर रहे थे, और पुर्तगालियों के आगमन से पहले, जो कुस्तुनतुनिया के युद्ध से पहले जो पुराना स्थल मार्ग था, वहां से भी मसाले भारत से बाहर जाया करते थे। पर सूती वस्त्रों का पहली बार जो निर्यात है वो डचों ने किया। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली मसाला व्यापार में संलग्न थे, वहीं डच मसाला और सूती वस्त्र के व्यापार में संलग्न थे। और भारत में उनका जो प्रमुख बिजनेस था ना, वो यही सूती वस्त्र का बिजनेस बन गया। यानी मसाला तो वो इंडोनेशिया से निर्यात कर रहे थे, और भारत से वे क्या निर्यात करने लगे? भारत से वे निर्यात करने लग गए सूती वस्त्र। समझ में आ रही है ना दोस्तों आपको कोई स्थिति? अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए आगे देखें। अब बात करते हैं कि डचों ने 1602 में कंपनी की स्थापना कर ली, भारत में पहुंच भी गए, सूती वस्त्र का व्यापार भी करने लग गए। तो अब फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी ना उन्हें भारत के अंदर। तो फैक्ट्री कब लगाई? तो फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री लगी है ना दोस्तों, वो लगी है 1605 में। कहां पर लगी है? पूर्वी तट पर लगी है, मसूली पट्टनम में लगी है। देखिए कंपैरेटिव स्टडी किया कीजिए। अब याद कीजिए, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई है? तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई है 1503 में। स्थायी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। कहां लगाई है? कोचीन में। 1505 में दूसरी लगाई है, कहां लगाई है? कन्नूर में। वहीं डचों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई है? तो डचों ने पहली फैक्ट्री लगाई है 1605 में।
कहां लगाई है? तो पूर्वी तट पर ही लगाएंगे, और पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम करके एक प्रमुख जगह है। देखिए मसूलीपट्टनम में हम देखेंगे अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों ने भी फैक्ट्री लगाई है, और मसूलीपट्टनम में डचों ने भी फैक्ट्री लगाई है, और डचों की पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम। इसके अलावा डचों ने और भी कुछ फैक्ट्रियां लगाई हैं, जिसमें से 1610 पुलिकट आंध्र प्रदेश में, 1616 में सूरत में फैक्ट्री लगाई है, गुजरात में पड़ता है। पीपली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री थी, 1627 में ये स्थापित की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है कि डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी थी। ऑप्शन में पीपली भी दिया हुआ था, ऑप्शन में चिंसुरा भी दिया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही डचों की फैक्ट्री हैं जो बंगाल में स्थापित की गई थी, पर पहली फैक्ट्री की यदि बात करें तो पहली फैक्ट्री पीपली थी। जबकि चिंसुरा की जो फैक्ट्री है, जो हुगली के, बंगाल के हुगली में पड़ती है, वहां पर 1653 में डचों की दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। तो पहली फैक्ट्री कहां लगी है? पहली फैक्ट्री लगी है पीपली में, और दूसरी फैक्ट्री कहां लगी है? चिंसुरा में। चिंसुरा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि चिंसुरा में डचों ने एक फोर्ट बनाया है। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास का पहला फोर्ट पढ़ रहे हैं हम, गुस्तावुस फोर्ट। पुर्तगालियों के समय में हमने कोई भी फोर्ट नहीं पढ़ा, तो डचों के समय में हमारे लिए प्रमुख फोर्ट आता है गुस्तावुस फोर्ट। तो गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना किसने करी? डचों ने करी। कहां पर करी? बंगाल की हुगली में चिंसुरा नामक स्थान पर करी। चिंसुरा में डचों ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई? 1653 में लगाई। ये बंगाल में डचों की दूसरी फैक्ट्री थी। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगी? पीपली में लगी 1627 में। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कब लगी? 1605 में। कहां लगी? मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा पुलिकट और सूरत, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुलिकट में सोने के सिक्के ढाले जाते हैं। सोने के सिक्के कौन ढालता था? तो डची ढालेंगे ना, सोने के सिक्के ढालते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जबकि गुस्तावुस फोर्ट, इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया गुस्तावुस फोर्ट को, यानी प्रशासनिक नियम बनाए जाते हैं, प्रशासनिक नियम बनाए जाते थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीपली क्यों इंपॉर्टेंट है? बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री है। और मसूलीपट्टनम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डचों की भारत में ये पहली फैक्ट्री है। चलिए आगे देखते हैं। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर स्थित थीं। देखिए कथन कारण में दिया जा सकता है, कथन दे देगा डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थीं, और कारण दे देगा पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित नहीं करने दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? कथन तो सही है पर कारण गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थीं। क्यों थी? क्योंकि डचों का मसाला व्यापार इंडोनेशिया से चलता था, और इंडोनेशिया से जुड़े रहने के लिए, अगर देखिए यहां इंडोनेशिया है तो पूर्वी तट पास पड़ेगा ना, पश्चिमी तट पर तो उन्हें दिक्कत आएगी, ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा पश्चिमी तट तक अपना माल पहुंचाने के लिए। इस वजह से डचों ने अधिकांश फैक्ट्रियां जो हैं वो अपनी पूर्वी तट पर ही स्थापित करी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, अगर मैं पूछूं कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी, तो ये कार्टेल आधारित थी। देखिए कार्टेल और कार्टेज दोनों अलग अलग हैं। पुर्तगालियों की व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी? पुर्तगालियों की व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी कार्टेज आधारित, कार्टेज। और जबकि डचों की व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी? तो वो थी कार्टेल आधारित। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कार्टेल आधारित व्यवस्था दी जाए तो डचों की थी, जबकि कार्टेज आधारित व्यवस्था दी जाए तो वो पुर्तगालियों की थी। ये मैंने बता दिया। डचों के प्रशासनिक नियम कहां से बनाए जाते थे? तो गुस्तावुस फोर्ट से बनाए जाते थे। जबकि उनके सिक्के कहां डाले जाते थे? पुलिकट में। किससे सिक्के होते थे? सोने के सिक्के होते थे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि ये जो पुलिकट में डचों के सोने के सिक्के ढाले जा रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें पैगोडा कहते थे। देखिए ये पैगोडा डचों के द्वारा ढाला जाने वाला सोने का सिक्का है, जो कि ब्रिटिश क्षेत्र में भी चलता था।
जब मैं आपको अंग्रेज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक सुनहरा फरमान पढ़ाऊंगा जहां पर कुतुब शाही सुल्तान ने 500 पैगोडा के बदले अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो पैगोडा के बदले 500 पैगोडा। तो पैगोडा क्या था? पैगोडा था डचों के द्वारा ढाला जाने वाला सोने का सिक्का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कहां डाला जाता था सोने का सिक्का? तो पुलिकट की फैक्ट्री में। चलिए आगे देखते हैं। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे सरकार के हाथ में था। मैंने पहले ही बताया कि डच कंपनी कैसी कंपनी थी, तो ये एक सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी कैसी होती है? सरकार की इच्छा अनुसार चलती है, यानी कंपनी अपना विस्तार खुद नहीं कर सकती। यही एक सबसे बड़ा कारण था कंपनी के पतन का। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिस्पर्धा किससे हो रही है? इनकी प्रतिस्पर्धा होगी अंग्रेजों से, पुर्तगालियों से। और ये प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की जब भी प्रतिस्पर्धा होती है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना ज्यादातर प्राइवेट कंपनी जीतती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहती हैं, वो मनी माइंडेड होती हैं, जबकि गवर्नमेंट कंपनी सर्विस माइंडेड ज्यादा होती हैं। वो ऊपर से सरकारी अड़ंगे बहुत सारे होते हैं, उन्हें कोई भी विस्तार करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो कई तरह के अप्रूवल लेने होते हैं, जिसमें समय लगता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में फटाफट काम होता है। तो प्राइवेट कंपनी थी ये दोनों, तो ग्रो अच्छी कर रही थी। जबकि डच कंपनी कैसी कंपनी थी? एक सरकारी कंपनी थी, वो अपनी इच्छानुसार अपना विस्तार नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से डचों का पतन हुआ। डचों के पतन में जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इनकी लड़ाई हो रही है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी ना, वो ज्यादा पावरफुल थी। भारत में नहीं, यूरोप में भी यदि हम इंग्लैंड और हॉलैंड की बात करें तो नेवी जो है इंग्लैंड की ज्यादा मजबूत थी। और जब लड़ाई हो रही है तो ये पूरा दक्षिण भारत है, या समुद्र में लड़ाई होती थी, और समुद्र में कौन जीतेगा? जिसकी नौसैनिक शक्ति पावरफुल होगी, तो वो अंग्रेजों की थी। इसी वजह से डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था 1759 में। इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, यानी प्लासी के युद्ध के बाद लड़ा गया है ये युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? सन 1757 में। देखिए, युद्ध कई बार क्रम से लगाने को आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है। तो बेदरा का युद्ध 1759 में यानी 1759 में लड़ा गया है, अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया है। और इस युद्ध में डचों की क्या हुई है? डचों की हुई है निर्णायक हार। निर्णायक हार क्या कहते हैं? यानी इसके बाद वो शक्ति कभी उठ ना पाए, उसे कहते हैं निर्णायक हार। तो डचों की निर्णायक हार हो गई है। इसका मतलब डचों का क्या हो गया है? डचों का हो गया है भारत से पतन। तो 1602 में डच भारत में आए, लगभग 160 वर्षों तक भारत में रहे। देखिए, बेदरा के युद्ध के बाद भी डच बने रहे भारत में, व्यापार छोटा मोटा करते रहे, लेकिन हम मानते हैं कि बेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया। यानी अब डच जो है सैन्य शक्ति के रूप में भारत में समाप्त हो गए, व्यापारिक शक्ति के रूप में भी कुछ खास बचे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, डचों के पतन के कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। दूसरी बात क्या है कि अंग्रेजों से उनका प्रतिद्वंदिता थी, और अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो डचों की नौसैनिक शक्ति की तुलना में ज्यादा मजबूत थी। तो दोस्तों, हमने पहले पुर्तगालियों को पढ़ा, फिर हमने डचों को पढ़ा। अगर आगमन की बात करें तो आपने देखा कि सबसे पहले कौन आए हैं? तो सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, जिनको हम पूरे विस्तार से पढ़ चुके हैं। पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थी वो थी डच। डचों को भी हमने पढ़ लिया। डचों से जितने भी प्रकार के संभवतः प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हमने आपसे चर्चा करी। डचों के बाद जो तीसरी शक्ति थी ना दोस्तों, वो आई थी अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, अंग्रेज तो हमें अब पढ़ना ही है, अंग्रेज तो भारत में रूल करने वाले हैं आगे। तो अंग्रेजों को तो हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम चौथी जो शक्ति थी डेनिस, पहले हम इन डेनिसों को पढ़ लेते हैं। छोटी सी थी, एक पेज की है, 3 प्रश्न इस शक्ति से केवल बनते हैं। और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। तो आज डेनिस और फ्रांसीसियों का आगमन हम पढ़ेंगे। फ्रांसीसियों का आगमन,
देखिए क्रम क्या रहेगा, अभी हम पढ़ेंगे डेनिसों का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन, और अंग्रेजों की प्रतिद्वंदिता होगी इन फ्रांसीसियों के साथ में। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, फिर हम उसे पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है अंग्रेजों को न पढ़ के डेनिसों को और फ्रांसीसियों को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डचों के बाद डेनिस नहीं आए हैं, बल्कि तीसरी यूरोपीय शक्ति के रूप में कौन आए हैं, वे आए हैं अंग्रेज। और चौथी शक्ति कौन सी थी, डेनिस थी। शक्ति नहीं थी, व्यापारी कह सकते हैं आप। चौथे व्यापारी कौन से थे, तो वे डेनिस थे। कब आए थे, 3 ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कब आए थे भारत में, 1616 में आए थे। 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित करी, तो वो ट्रंकोबार में करी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित करी, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करी, और डेनिसों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रंकोबार में स्थापित करी 1620 में। 1676 में बंगाल के सीरमपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। तो बंगाल, देखिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सारा संघर्ष बंगाल में ही होगा अंग्रेजों के लिए। तो बंगाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बंगाल की फैक्ट्रीज हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो बंगाल में जो डेनिसों ने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करी है वो करी है 1676 में। डचों ने पीपली में स्थापित करी थी और उसके बाद चिंसुरा में स्थापित करी थी। डेनिसों ने कहां स्थापित करी है, सीरमपुर में। कब करी है, 1676 में। लेकिन ये 1616 में भारत आए। 1620 में इन्होंने जो है ट्रंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और सन 1745 तक, यानी ये भी लगभग 130 वर्षों के आसपास भारत में रहे हैं, 125-130 वर्ष। लेकिन ये कभी सैन्य शक्ति के रूप में नहीं उभरे, ये केवल व्यापारी की तरह ही भारत में रहे। और सन 1745 तक इनका भारत से मन उब गया, और इनके पास जो भी फैक्ट्री थी ये अंग्रेजों को बेच करके चले गए। तो ये केवल भारत आए थे इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। इन्होंने भारत में आकर के व्यापार किया, बाकी इनकी कोई खास अपीयरेंस, कोई प्रेजेंस ऐसी इंपॉर्टेंट भारत में रही नहीं। इन्होंने किसी को ना तो चुनौती दी, ना कोई खास किसी से युद्ध लड़ा, ना किसी से कोई संघर्ष किया। आए, बिजनेस करा, दुकान खोली, मन करा, अपनी दुकान बेच करके वापस चले गए। तो 1616 में भारत आए और 1745 तक ये जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट के भारत से चले गए। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, ये तो आपको पता है। सबसे अंत में कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे। पर मैं पूछूं भारत से सबसे पहले गया कौन, तो क्या पुर्तगाली गए? नहीं भैया, पुर्तगाली तो 1961 में जाएंगे, यानी भारत के आजाद होने के भी 14 वर्षों बाद। फ्रांसीसी कब गए, तो फ्रांसीसी भी भारत के आजाद होने के बाद ही गए हैं, यानी फ्रांसीसी भी नहीं गए। डच कब जाएंगे, तो डच तो बेदरा का युद्ध लड़ा जाएगा 1759 में, उसके बाद भारत से जाएंगे। अंग्रेज कब जाएंगे, तो अंग्रेज जाएंगे 1947 में, जबकि डेनिस 1745 में चले गए हैं भारत से। यानी सबसे पहले भारत से बाहर कौन गया, तो डेनिस गए। चौथे क्रम पर आए, पर सबसे पहले खिसक लिए भारत से। अब भारत में बच गए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जिसमें से पुर्तगाली अब केवल व्यापार कर रहे हैं। डचों को 1759 में बेदरा के युद्ध में हरा दिया है, और अब अंग्रेजों की जो प्रतिद्वंदिता है वो किससे होगी, वो होगी फ्रांसीसियों से। तो पहले एक बार फ्रांसीसियों का आगमन हम समझ लें। तो चलिए देखते हैं हम फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी बहुत बाद में आए हैं भारत में। 1498 में आ गए हैं पुर्तगाली, और 1602 में डच आ गए हैं। इसके बाद अंग्रेज आ गए हैं। इसके भी लगभग 50-60 वर्षों बाद 1664 में जाकर के कहीं फ्रांसीसी भारत में आए हैं, क्योंकि फ्रांसीसियों में ऐसी कोई कंपनी की स्थापना ही नहीं हो पा रही है कि भारत में आकर के वो बिजनेस करें, जबकि इंग्लैंड से उनकी प्रतिद्वंदिता है। जो भी काम इंग्लैंड के लोग करते हैं वही फ्रांसीसी भी करना चाहते हैं। तो इंग्लैंड वासी तो भारत में पहुंच गए, तो फ्रांसीसी भी आना चाह रहे हैं, लेकिन वही सरकार की पेचम पेच में फंस करके किसी कंपनी का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
1664 में फ्रांस का राजा है लुई 14, लुई 14, और उसका वित्त मंत्री, देखिए शासक का नाम एक बार को भूल जाए तो कोई बात नहीं, इस मंत्री का नाम मत भूलिएगा, हालांकि नाम तो आपको शासक का भी नहीं भूलना है। तो लुई 14 का मंत्री है कोलबर्ट, और इस कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है। तो इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, पर इसका जो नाम था वो फ्रांसीसी भाषा में क्या है, कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस। थोड़ा कठिन नाम है दोस्तों, देखिए नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पुर्तगाली नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया। डच कंपनी का नाम क्या था, वेरिंगते ओस्ट इंडे कंपनी, है ना। और फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आम लैंग्वेज में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, फ्रांसीसी भाषा में नाम है। और किस किस प्रयासों से खोली है, कोलबर्ट के प्रयासों से। कब, 1664 में। और 1664 में राजा कौन है, लुई 14। और ध्यान रखिएगा ये भी एक सरकारी कंपनी है, तो डचों की तरह इसका पतन भी निश्चित है, सरकारी कंपनी है। हालांकि डचों की तरह ये आसानी से पराजित नहीं होगी, इसका अच्छा खासा संघर्ष होगा अंग्रेजी कंपनी से, पर उसका सारा श्रेय डुप्ले को जाता है। इनके पास एक सक्षम सेनापति, सक्षम वायसराय कह लो, सक्षम गवर्नर कह लो, डुप्ले था, पर उसके बावजूद ये कंपनी पतित हो गई, पतन हो गया इस कंपनी का। इसका सबसे बड़ा कारण था ये सरकारी कंपनी थी। अदरवाइज डुप्ले जैसा आदमी अगर ये उसको पूरी तरह से आजादी दे दी जाती ना, तो वो भारत में अंग्रेजों को कभी पनपने ही नहीं देता। पढ़ेंगे हम आगे कि ऐसा क्या हुआ, सरकारी कंपनी होना क्यों उसके पतन का कारण बनी, ये पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उसका नाम क्या है, कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, डच कंपनी का नाम क्या है, वेरिंगते ओस्ट इंडिको कंपनी। तो 1668 में, अब 1664 में कंपनी बन गई, फ्रांसीसी भारत आ गए। भारत में आने के बाद फैक्ट्री खोलेंगे नहीं खोलेंगे, तो 1668 में फ्रैंकिस कैरो के नेतृत्व में पहली कंपनी नहीं दोस्तों, फैक्ट्री कह लो, व्यापारिक कोठी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां हुई है, वो हुई है दोस्तों सूरत में। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई है। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, कोचीन में। डचों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, सूरत में। डेनिसों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, ट्रेंकोबार में। और फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई है, सूरत में। तो ध्यान रखिएगा 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई है। किसके नेतृत्व में हुई है, फ्रैंकोइस कैरो के। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, ये कोचिंग में इसी तरह से बोर्ड पर लिखाते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड के रूप में लेकर के आया हूं, लेकिन इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, इन्हें याद कीजिए। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप एग्जाम आप उठा लीजिए कोई भी बुक, उसमें आप क्वेश्चंस लगाइए, देखिए ये क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं प्रीवियस ईयर में। अब तरीका बदल जाता है, किसी एग्जाम में वन लाइनर पूछ लेते हैं, कहीं स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेते हैं, कहीं कथन कारण में पूछ लेते हैं, पर पूछते तो इसी में से है, सिलेबस तो यही है। तो बहुत ही उच्च कोटि के नोट्स हैं, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन भी मुझे पूरी उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। तो थोड़ा दोस्तों चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए, तो 1668 में पहली फैक्ट्री लगाई है। दूसरी व्यापारिक कोठी या दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई गई है, तो ठीक एक वर्ष बाद मसूलीपट्टनम में लगाई गई है। देखिए पत्तनम कह लो या इसी को मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1668 में पहली फैक्ट्री कहां लगी है, सूरत में। और 1669 में दूसरी फैक्ट्री कहां लगी है, तो वो लगी है मसूलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री करके मैं पूछ लूं तो वो कहां लगी है, मसूलीपट्टनम में। क्योंकि सूरत कहां पड़ता है, सूरत तो गुजरात में पड़ता है, पश्चिम भारत में पड़ता है। चलिए
अब देखिए, अगर आप फ्रांसीसियों को भारत में देखें तो आप देखेंगे, आप सभी को पता है कि जैसे पुर्तगाली गोवा में थे, वैसे ही फ्रांसीसी मुख्यतः कहाँ थे? पांडिचेरी में। और वर्तमान में जो पांडिचेरी है वो कई जो फ्रांसीसियों के जो नियंत्रण वाले स्थान थे, जब चले गए फ्रांसीसी भारत से, तो भारतीय सरकार ने इन सभी को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर दी, ताकि ये याद बनी रहे कि ये फ्रांसीसी बस्तियां थी। लेकिन अगर आप देखें पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी में, तो अलग अलग जगह पे 4 बस्तियां हैं दोस्तों। एक है पांडिचेरी, एक है माहे, एक है करिकाल और एक है यनम। इसके अलावा एक बस्ती और थी चंद्रनगर, ये पहले ही भारत को मिल गई थी, तो ये पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी में नहीं आता। बाकी 4 माहे, पांडिचेरी, यनम और कारिकाल, ये यूनियन टेरिटरी में जो वर्तमान में पांडिचेरी है उसका हिस्सा है। तो ये सभी आपको याद रखनी है कि ये सभी कैसी हैं? ये सभी फ्रांसीसी बस्तियां थी। कौन कौन सी? चंद्रनगर, पांडिचेरी, माहे, करिकाल और यनम। तो पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी कैसे मिला इनको? तो पांडिचेरी 1673 में एक फ्रांसीसी था, फ्रैंको मार्टिन, यानी इस समय कंपनी का नेतृत्व करता कौन है? फ्रैंको मार्टिन। और फ्रैंको मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से, ये नाम इंपॉर्टेंट है, वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पांडिचेरी प्राप्त करा। देखिए, जिससे जो प्राप्त होता है ना वो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। जैसे कि पुर्तगालियों को गोवा कहां से मिला? उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। उसी प्रकार फ्रांसीसियों को पांडिचेरी कैसे प्राप्त हुआ? तो कुछ गांव लिए थे वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से, और उन गांव पर उन्होंने पांडिचेरी की स्थापना करी। और पांडिचेरी में एक किला बनाया जिसका नाम क्या है? फोर्ट लुई। देखिए, आज दूसरा फोर्ट पढ़ा हमने। पहला फोर्ट कौन सा था? गुस्तावस फोर्ट, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में, चिनसुरा में, हुगली में। किसने करी थी? तो बताइए किसने करी थी? डचों ने करी थी, जहां पर डचों के प्रशासनिक नियम बनाए जाते थे। और दूसरा कौन सा हो गया? फोर्ट लुई। फोर्ट लुई की स्थापना किसने करी है? फ्रांसीसियों ने। कहां करी है? पांडिचेरी में। पांडिचेरी कैसे बना? तो 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से कुछ गांव प्राप्त करे और उन्हीं गांव में पांडिचेरी की स्थापना करी। तो पांडिचेरी मिल गया। अब बात करते हैं चंद्रनगर की। तो बंगाल का सूबेदार है शाइस्ता खां, औरंगजेब का सूबेदार है ये। औरंगजेब ने नियुक्त करा इसे बंगाल से। ये वही शाइस्ता खां है जो जिसकी उंगली काट दी थी शिवाजी ने, और ये वहां से फिर दक्कन से ये बंगाल आ गया था, बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो इसकी दोस्ती थी फ्रांसीसियों से। तो 1673 में चंद्रनगर को किराए पे दे दिया किसने? शाइस्ता खान ने। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, चंद्रनगर को किसने किराए पे दिया? शाइस्ता खान ने। पांडिचेरी को किसने किराए पे दिया? शेर खान लोदी ने। तो यहां पर भी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी है किसने? फ्रांसीसियों ने। और चंद्रनगर में भी एक किला बनाया है, फोर्ट ऑरलियंस। ध्यान रखिएगा, फोर्ट लुई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपसे फोर्ट ऑरलियंस भी पूछा जा सकता है। फोर्ट ऑरलियंस कहां पर है? तो ये चंद्रनगर में है। मैच दी फॉलोइंग करके भी आ सकते हैं। फोर्ट लुई पांडिचेरी में, फोर्ट ऑरलियंस चंद्रनगर में, गुस्तावस फोर्ट कहां पर है? तो हुगली में या चिनसुरा में। पर 1725 में माहे और 1739 में कारिकल पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि फ्रांसीसी साम्राज्य भी भारत में धीरे धीरे फल फूल रहा है। तो ये बढ़िया चल रहा था फ्रांसीसी साम्राज्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। पर सेनापति बन के आया डुप्ले, और डुप्ले की जो महत्वाकांक्षाएं थी ना वो बहुत ज्यादा थी। डुप्ले धीरे धीरे फ्रांसीसियों का कब्जा चाहता था भारत के ऊपर। तो उसने जो है यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय में अंग्रेज भी यही मंशा लेकर के पल बढ़ रहे थे भारत के अंदर। तो अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के राजनीतिक और व्यापारिक हित टकराने लग गए, जिसकी वजह से इनके मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। और संघर्ष भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। और 3 कर्नाटक युद्ध कोई 3 दिन की कहानी नहीं, 15-16 वर्षों तक चलने वाला संघर्ष है। तो
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये संघर्ष लड़ा जा रहा था, जिसमें तीसरे कर्नाटक युद्ध में युद्ध लड़ा गया, वांडीवाश का युद्ध। ये सभी हम पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। इस वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से पराजित हो गए और सैन्य शक्ति के रूप में इनका भी पतन हो गया। यानी पुर्तगाली शांत हो गए, डचों का पतन हो गया, डेनिस छोड़ करके चले गए और फ्रांसीसियों का भी पतन हो गया। तो भारत में शासन करने के लिए कौन बचेगा? केवल अंग्रेज। केवल कौन बचेगा? इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स भारत में रह जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम अंग्रेजों का भारत में आगमन देखेंगे और उसके अगले वीडियो लेक्चर में हम फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का संघर्ष जो कर्नाटक युद्ध के रूप में होगा, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो लड़े जाएंगे, उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, नोट्स बनाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के समय में आपके नोट्स ही होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।